नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का आपका जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसके सॉल्यूशन देखेंगे। जितने भी आपके अभ्यास के अंदर प्रश्न आए हुए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और प्रश्नोत्तर जो आपके लास्ट में आते हैं, आपके चैप्टर के लास्ट में है, वो नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे। क्योंकि एक ही वीडियो में देखेंगे तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि 15 से 20 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो आप लोगों की बने। तो आज की वीडियो में हम अभ्यास के सारे प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, एक एक प्रश्न को डिटेल में समझेंगे। आप लोगों को प्रश्न देखते ही आपको, अगर आप लोग एक बार देख लेते हैं तो 100% है कि आप लोगों को याद ज़रूर हो जाएगा। तब देखेंगे, शुरू करेंगे आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस इतना रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों को समझ में आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और डेली बेसिस पे अगर आप लोगों को एनसीईआरटी के किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देखना है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं क्वेश्चन का आंसर पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले लिखा गया है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। यानी जो आपका मैग्नीशियम का रिबन था, वो जो वायुमंडल में ऐसे पड़ा हुआ था, वो ऑक्सीजन से और कार्बन यहाँ पे CO से अभिक्रिया करके उसके ऊपर एक परत बना लिया था, जिसके फलस्वरूप जब उसको आप मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो नहीं जलेगा आसानी से। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, रेगमाल होता है। आप सभी ने देखा होगा, नाम से हो सकता है ना समझ पा रहे हो। रेगमाल क्या होता है, बालू पेपर। अब नाम सुने होंगे आप लोग, बालू पेपर का तो नाम सुने होंगे। कागज़ आता है, उसके ऊपर या तो बालू का परत लगी होती है या फिर यहाँ पे कोई केमिकल लगा के उसको चिपकाया रहता है, जिससे आप कोई भी लकड़ी के सामान को रगड़ते हैं या फिर लोहे के सामान को रगड़ते हैं तो वो साफ़ करने के लिए होता है, इसलिए उसको रेगमाल कहा जाता है। आप लोग को आज तक नाम न पता हो तो आज मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। रेगमाल का जो एक यहाँ पे प्रयोग होता है, उसको मैग्नीशियम रिबन को रगड़ने के लिए किया जाता है। जब मैग्नीशियम रिबन को रगड़ते हैं तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन और CO का जो परत उसके ऊपर जमा हुआ था मैग्नीशियम के ऊपर, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, वो हट जाता है और वो आसानी से फिर वो आग लगाएंगे उसमें तो आग पकड़ लेगा उसमें आसानी से। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को साफ़ करते हैं वायुमंडल में जलाने से पहले। दूसरा प्रश्न अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो है वो यहाँ पे अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, यहाँ पे समीकरण बनाने के लिए आप लोगों को दिया गया है 3 क्वेश्चन यहाँ पे। पहला, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को मिला के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना था। तो हाइड्रोजन आपको मिला यहाँ पे H2 और Cl2, तो यहाँ पे HCl बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो इसके आगे यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, संतुलित हो गया। संतुलन का मतलब ये होता है कि जितना आपका लेफ्ट साइड में हो उतना ही राइट साइड में आना चाहिए, बस यही है। इसको अगर समझ लिए तो आप लोग सारे कुछ सोल्यूशन को आप लोग यहाँ पे अभिक्रियाओं को संतुलित कर लेंगे। दूसरा है यहाँ पे बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 और एल्युमिनियम सल्फेट यानी कि Al2SO4। और ये बन के दाहिनी तरफ क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट बन रहा है और एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है। बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3। अब इसको संतुलित करना था। लेफ्ट साइड में आपका Ba कितना है, 3 है। राइट साइड में क्या, एक ही था यहाँ पे, यानी कि इसके सामने क्या करना है, 3 आपको ऐड करना है। जब 3 यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस 3 हो जाएगा यहाँ पे, और O आपका हो जाएगा 12। अब यहाँ पे देखेंगे 12 है क्या, यहाँ पे देखेंगे 4 और 3 का अंदर से गुणा हो जाता है, ऐसे लिखते हैं, यानी कि बाहर गुणा हो जाए। तो 12 यहाँ पे ऑक्सीजन है ही, यानी कि संतुलित है। इधर क्या है, Al यहाँ पे 1 था, यहाँ पे Al 2 है, यानी कि 2 बनाना था, यहाँ पे 2 ऐड कर दिए तो क्या हो गया, 2Al हो गया। लेकिन इसकी वजह से क्लोरीन का जो है यहाँ पे 6 यहाँ पे आ गया 2, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, Ba के सामने 3 लगा दिए थे, तो BaCl2 है, तो Cl यहाँ पे 6 हो गया। और यहाँ पे आपका जो Aq लिखा है ये एक्वस सोल्यूशन है, यानी कि आपका जलीय विलयन है। Aq कहीं पर भी लिखा है मतलब समझ लीजिए कि जलीय विलयन है वो, एक्वस सोल्यूशन। थर्ड यहाँ पे जो प्रश्न था, तीसरा प्रश्न, सोडियम प्लस जल Na और H2O को मिलाया गया, क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखेंगे, सोडियम आप सभी को पता है, सोडियम का होता है Na, जल का H2O। अब ये दोनों मिलेंगे, क्या बना यहाँ पे, NaOH और
आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन बना, तो NaOH बना और H2 बना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 2 यहाँ पे हो गया और 1 यहाँ पे 3 हो गया। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, इस साइड कितने हैं, 4 ये हो गया आपका हाइड्रोजन। यानी कि हमको कहीं ना कहीं 3 को 4 बनाना था, तो यहाँ पे 1 वाले में 2 का हम गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। 2 लेफ्ट साइड में आपका हाइड्रोजन बढ़ गया, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 4 थे हाइड्रोजन, राइट साइड में भी 4 हो गए। Na आपका यहाँ पे, जब यहाँ पे आप 2 का गुणा किए तो 2 Na हो गया, तो यहाँ पे Na के सामने भी 2 का गुणा कर दिए तो 2 Na हो गया। संतुलित हो गई सोल्यूशन। एक एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। अब तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि वो जैसे अभी मैंने बताया अवस्था के साथ, यानी कि AQ बताया अभी आपको मैंने, एक्वा सोल्यूशन। जैसे कि वो एक्वा सोल्यूशन है तो उसको AQ लिखिए, सॉलिड है तो S लिखिए, लिक्विड है तो L लिखिए उसके साथ, गैस है तो G लिखिए उसके साथ। इसी को क्या कहा जाता है, अवस्था। यहाँ पे जो अवस्था लिखा गया, अवस्था के संकेत, उसी को कहते हैं। तो 4 ही यहाँ पे नेचुरली होते हैं, एक्वा सोल्यूशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो पहला यहाँ पे है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, क्या यहाँ पे विलयन, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। अघुलनशील मतलब सिंपल से यहाँ पे बताया गया आपको प्रश्न में ही कि वो सॉलिड होगा। क्लोराइड का, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का विलयन यानी कि एक्वा सोल्यूशन होगा। जल में बेरियम क्लोराइड को मिलाया गया यानी कि बेरियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन होगा। सोडियम सल्फेट के विलयन यानी कि ये भी आपका एक्वा सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे एक एक चीज़ देखेंगे हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे BaCl2, इसके आगे देखिए एक्वा सोल्यूशन अभी मैंने बताया क्योंकि जल में मिलाया गया। सोडियम, यहाँ पे सोडियम सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन था, बताया गया था विलयन है। उसके बाद बेरियम सल्फेट का यहाँ पे बना, BaSO4 का सोल्यूशन बना। यहाँ पे जो था वो अवक्षेप था यानी कि सॉलिड था, शुरू में क्वेश्चन में दिया था जो मैंने आप लोगों को बताया। और लास्ट में यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बना जो कि आपका जलीय विलयन था, वो आपका एक्वा सोल्यूशन था। यही आपको यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिखाया गया है, सबके सामने बताया गया, बस आप लोगों को ध्यान से देखना। जल में बेरियम क्लोराइड को मिलाया गया यानी कि जल में किसी चीज़ को मिलाएंगे, एक्वा सोल्यूशन हो जाएगा, जलीय विलयन। सोडियम सल्फेट का विलयन यानी कि ये भी एक्वा सोल्यूशन है। उसके सोडियम क्लोराइड का विलयन मिला यानी कि सोडियम NaCl का यहाँ पे एक्वा सोल्यूशन मिला। और अघुलनशील बेरियम सल्फेट मिला यानी कि ये अघुलनशील है। सिंपल से इसी से पता चलता है कि ये सॉलिड है। तो ये आपका यहाँ पे संकेत के साथ साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे इक्वेशन को संतुलित कर दिया गया है। इसको आप देख के लिख लीजिएगा, आपको समझा दे रहा हूँ मैं, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन देखिएगा ध्यान से, बस पढ़ना है आपको, यहीं पे मैं बता दूंगा, सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सिंपल सी बात है, इसके सामने क्या लगेगा, AQ लगेगा। दूसरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक के सामने भी आपका AQ लिखा जाएगा। में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे विलयन तथा जल, यानी कि ये तो आपका विलयन हो गया, सोडियम क्लोराइड के सामने AQ लग गया, ठीक। यहाँ पे उसका जल भी मिल रहा है यानी कि ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया, इसके सामने यल मिलेगा। जल तो आपका लिक्विड होता है, इसके सामने आपका यल लिखा है। यही आपको देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप देख के दूसरे क्वेश्चन में समझ लीजिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सोल्यूशन मैंने बताया, हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक्वा सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन मिला था, लास्ट में जल मिला था H2O, उसके साथ ही देखिए यहाँ पे यल लिखा हुआ है क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है। अब आता है आपका पेज नंबर आपके 11 पे है प्रश्न, इसको देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे सॉल्यूशन देखने से पहले आप क्वेश्चन पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन ये है, किसी पदार्थ यक्स के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। सिंपल सी बात है, कोई पदार्थ है उसका काम क्या करते हैं, सफ़ेदी, यानी घर में जो चूना करते हैं। तो इसी से पता चल गया कि क्या है, वो आपका बिना बुझा हुआ चूना है, ठीक है। पदार्थ यक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, ऊपर एक जो यहाँ पे पदार्थ यक्स का नाम और सूत्र लिखना था, उसमें यक्स की जल से अभिक्रिया कराने पे क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो सिंपल सा है, पहले क्वेश्चन का मैंने आंसर बता ही दिया कि क्या है, यक्स आपका सफ़ेदी करने के लिए होता है यूज, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना है, जिसका आपको जो सूत्र है यहाँ पे लिखा गया, देखिए दूसरे क्वेश्चन में CaO, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखेंगे इसका क्या कहा, दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया, जो पहले क्वेश्चन में आंसर आया है CaO, उसका जल से अभिक्रिया कराया गया, यानी कि CaO आपको पता है चूना क्या है, सॉलिड है। आप चूना घर पे लाते हैं, चूना पत्थर होता है ना, वो सॉलिड फॉर्म होता है, इसलिए यस लिखा गया है। उसका जल से कराया गया, H2O से कराया गया। H2O क्या होता है, जल, लिक्विड फॉर्म में, यानी इसीलिए यहाँ पे यल लिखा गया है। जब जल में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Ca का आपका यहाँ पे हो जाएगा
CaO से आपका यहाँ पे अटैच हो जाएगा H2O। तो यहाँ पे आपका H का तो दो हिस्सा था ही, और एक हिस्सा O यहाँ पे था, एक हिस्सा O यहाँ पे था, यानी कि 2H हो जाएगा, 2O हो जाएगा, यानी कि Ca और OH का होल ट्वाइस। ये एक्वा सोल्यूशन है क्योंकि जल में मिलाया गया, यानी कि ये जलीय विलयन है, यानी कि AQ इसके सामने लिखा जाएगा। अब ये बन क्या गया है, बिना बुझा हुआ चूना क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। याद रखिएगा, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है आपको। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप आपके पेज नंबर 11 पे देखेंगे। आपका क्रियाकलाप 1.7 देखिएगा। एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से 2 गुनी है, क्यों? उस गैस को के बारे में आपको बताना है कि कौन सी गैस है यहाँ पे। ठीक, तो परख नली आपकी फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे मैं फिगर दिखा भी देता हूँ नीचे। आपका यहाँ पे फिगर इस तरीके से दिया हुआ है 1.7 में, यहाँ पे चित्र नंबर 1.4 है। तो यहाँ पे देखिए एक परख नली है, एक बीकर यहाँ पे ले लिया गया इस तरीके से, इसको प्लास्टिक का मग भी कह सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या कहा गया है, जो आपसे पूछा गया है, यहाँ बैटरी जोड़ दी गई है 6 वोल्ट की, यहाँ पे स्विच लगा दिया गया है। एक एनोड होता है, आपको पता है, एक कैथोड होता है, प्लस एंड माइनस। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इस पर जो मिल रही हैं गैसें, वो एक जो है वो दूसरे से 2 गुना मिल रही है, तो कौन सी गैस होगी? सिंपल सी बात है, H2O है। सिंपल सी बात है, H2O में क्या है, H का 2 हिस्सा है, O का 1 हिस्सा है। जब इन दोनों को हम स्विच के माध्यम से स्विच में इसमें हम इसको गर्म करेंगे तो हमारा H बचेगा एक पे और एक पे O बचेगा। H के 2 हिस्सा बचेगा, क्योंकि H का 2 है यहाँ पे भाग और O का 1 भाग है, तो यानी कि H 2 गुना है O से। यही है सिंपल सा, यही यहाँ फिगर में भी दिखाया गया है परख नली में, यही यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर भी लिखा गया है। हमें ज्ञात है कि यहाँ पे जल में 2 भाग हाइड्रोजन होता है और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। जब इसको स्विच से मिलाया जाता है, यानी कि इसको गर्म किया जाता है, तो क्या होता है, H का परमाणु अलग हो जाता है, O का परमाणु अलग हो जाता है, यानी कि H का यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु के 2:1 से में संयोग करके यहाँ पे बना रहता है H2O। अतः जल का वैद्युत अपघटन यहाँ पे कराया जाएगा, जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें प्राप्त होंगी। कैथोड पे एकत्रित गैस हाइड्रोजन होगी, ठीक है, और एनोड पे एकत्रित गैस ऑक्सीजन होगी। अब कैथोड पे जो एकत्रित है हाइड्रोजन, वो 2 गुना होगी एनोड पे एकत्रित आपके ऑक्सीजन से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। समझा दिया मैंने आप लोगों को अच्छे से, ये देख लीजिएगा। पेज नंबर 15 पे चलते हैं। पेज नंबर 15 पे आपका है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका पहला इसमें पेज नंबर 15 पे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, यहाँ पे आपको बताया गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको प्रैक्टिकल करके अभी आप घर पे देख सकते हैं। अगर आपके पास कॉपर सल्फेट है तो उसमें लोहे की कील डालेंगे ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका कलर बदलने लगेगा, नीले से धीरे धीरे उसका कलर हल्के रंग में होने लगेगा। क्यों होगा? क्योंकि सिंपल से मैं बता दूं क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले, यहाँ पे जो Fe है, यानी कि जो फेरस है, वो ज़्यादा यहाँ पे अभिक्रियाशील है एज कम्पेयर टू कॉपर के। तो क्या करेगा, जो फेरस है वो आपका सल्फर से यहाँ पे जुड़ जाएगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर हटा देगा, वो FeSO4 बन जाएगा, यानी कि फेरस सल्फेट बन जाएगा, और आपका यहाँ पे कॉपर विस्थापित हो जाएगा। तो क्या होगा, जो FeSO4 बनेगा वो हल्का हरे रंग का होता है, जो यहाँ पे कॉपर सल्फेट था वो नीले कलर का था। तो इसलिए नीले कलर से धीरे धीरे वो हल्का कलर हरे में बदलने लगेगा, इसलिए उसका कलर धीरे धीरे बदल जाएगा। यही चीज़ यहाँ क्वेश्चन में आंसर में लिखा गया है। जब लोहे की कील को नीले कॉपर रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग नीला रंग हल्का मलिन हो जाता है। पहले ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Fe जो है वो Cu से अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, आप उसमें देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, उसी से आपको पता चल जाएगा कि जो फेरस है वो आपका कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। जब कोई पदार्थ है आपका वो अधिक अभिक्रियाशील है दूसरे पदार्थ से, तो सिंपल सी बात है, उसको लात मार के, सिंपल सी बात है, मैं आपको एक जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, लात मार के हटा देगा, खुद वहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक, तो यही है यहाँ पे। ऐसा इसीलिए होता है कि फेरस आपका कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, जो कॉपर को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, और आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनाता है। यहाँ पे विक्षेपित हो रहा है ये कॉपर, ये सॉलिड है क्योंकि देखिए यहाँ पे S लिखा हुआ है। फेरस, यहाँ पे फेरस सल्फेट जो बना एक्वा सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो था वो नीले कलर का था, इसमें आपने क्या किया, लोहे की कील डाल दिया। ठीक, लोहे की कील सॉलिड थी। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्रियाकलाप 1.10 में से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का
एक उदाहरण दीजिए आप, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट आपको रिएक्शन की एक यहाँ पे एग्जांपल देनी है। यानी कि इसमें क्या होगा, दो लोग कहीं ना कहीं विस्थापन का में भाग ले रहे होंगे, दो चीज़ें विस्थापित हो रही होंगी, दो चीज़ें विस्थापन कर रही होंगी, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए मैंने आप लोगों के लिए लिया है, लेड नाइट्रेट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब यहाँ पे क्या होगा, PbCl, यहाँ पे जो लेड है वो हाइड्रोजन से आपका अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि PbCl हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका H था वो आ जाएगा इसके साथ, तो यानी कि हो जाएगा ये HNO3 नाइट्रिक अम्ल। अब सिंपल सा बस इसको आपको संतुलित करना था। जब आपको पता है कि कौन किसको विस्थापित करेगा तो विस्थापित कर दीजिए। Pb आपका Cl से जुड़ेगा, तो PbCl यहाँ पे क्योंकि Cl का दो हिस्सा था तो यहाँ पे Cl2 हो जाएगा, ठीक है। और आपका दूसरा क्या था, H का दो हिस्सा था, ये जुड़ रहा था NO3 थे NO3 से, तो यहाँ पे N तो आपका 2 है, O आपका 6 है, तो यहाँ पे N तो आपका 2 यहाँ पे, और यहाँ पे O3 है, लेकिन इसके साथ क्या आ रहा था, 2H आ रहा था, यानी कि 2H यहाँ पे जोड़ देंगे आगे, तो इससे क्या हो जाएगा, 2N हो जाएगा, 2H हो जाएगा और O6 हो जाएगा। ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना है, कन्फ्यूजन होता है आप सभी को कि उपचयित क्या होता है और अपचयित क्या होता है। तो उपचयित क्या होता है, जिससे आपका हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन कह रहा हूँ, ऑक्सीजन, जिससे आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसका उपचयन होगा, जिससे ऑक्सीजन अलग हो रहा है उसका अपचयन होगा, ठीक है, अपचयित हो रही है वो चीज़। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, जो ऑक्सीजन है वो Na से जुड़ रहा है, ऑक्सीजन आपका जुड़ गया, यहाँ पे आ गया आपका Na2O बन गया, 2 है ये Na2O है, और यहाँ पे 5 नहीं है, ये सॉलिड है, याद रखिएगा, ये S लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम का आपका उपचयन हो रहा है और ऑक्सीजन अपना अस्तित्व खो दिया है, यहाँ पे गैस से ख़त्म होके ये सॉलिड में बदल गया है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का आप कह सकते हैं अपचयन हो रहा है, और सोडियम का क्या हो रहा है, यहाँ पे उपचयन हो रहा है। यही चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को देखने से पहले यहाँ पे दिखाया गया आपको। इस अभिक्रिया में सोडियम NaO में उपचयित हो रहा है, O है, जीरो नहीं उसको देखिएगा, क्योंकि Na का O2 से संयोग हो रहा है, O जो है ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रहा है Na से, यानी कि सोडियम का यहाँ पे जिससे ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, जिससे ऑक्सीजन अलग हो रहा है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। बस इतना याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे CuO है, जल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर इधर क्या बन रहा है, Cu है, और यहाँ पे जल आपका विक्षेपित यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड जो है वो S लिखा हुआ है, गैस जो है वो G लिखा हुआ है, सॉलिड है S लिखा हुआ है, L है तो लिक्विड है। इसी को यहाँ पे देखिए इस फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। Cu है, उसका हाइड्रोजन से यहाँ पे अभिक्रिया कराया गया, तो क्या बन गया, Cu आपका बचा, यहाँ पे विक्षेपित हुआ और H2O बन गया, जल बन गया लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन से जुड़ा है, यानी कि हाइड्रोजन का उपचयित हो रहा है, हाइड्रोजन उपचयित हो रहा है, और आपका किससे ऑक्सीजन अलग हुआ है, तो Cu से अलग हुआ है, यानी कि Cu यहाँ पे CuO आपका उसका अपचयित हो रहा है वहाँ पे। तो ये था दोस्तों। अब अगली वीडियो में आप लोगों को पाठ्यपुस्तक के हल बताऊँगा, जितना भी आपके लास्ट में क्वेश्चन चैप्टर के लास्ट में है। पहले ये समझना जरूरी था, इसलिए आप ये समझ लिए होंगे। आशा करता हूँ आप एक एक चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझाया मैंने, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। बस एक बार ध्यान से इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, आप लोगों को एक एक चीज़ 100% है कि समझ में आ जाएगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों की हेल्प के लिए मैं लाता रहूँगा, और आशा करता हूँ आप लोगों को एक एक चीज़ मेरी समझ में आती होंगी। जो भी अगर कमी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो कमी दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर डेली बेसिस पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।